अमीर बहू से ज्यादा गरीब बहू के नाज नखरे उठाने वाली सास। तानिया ने सुंदर एक्सपेंसिव साड़ी पहनी है और काफी एक्सपेंसिव गहने पहनकर अपनी सास के सामने चाय लेकर आई है। लीजिए मामी जी, चाय पी लीजिए। अब अपनी बहू के कहने पर बबीता चाय का कप पकड़ती है कि तभी बबीता की नजर अपनी बहू के कपड़ों और गहनों पर जाती है। ये क्या, तूने मेरी अलमारी से मेरी बनारसी महंगी कीमती साड़ी निकाल कर पहन ली, और ये गहने भी मेरे ही हैं। तूने ये सब किससे पूछ कर पहना है? अरे मामी जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं आपकी बहू हूँ, मैं आपके कपड़े तो अपनी मर्जी से पहन ही सकती हूँ ना। पर बहू, तुम्हें एक बार मुझसे पूछना जरूरी था, और आज जो तुमने किया उसे मनमानी कहते हैं। तुम बिना पूछे मेरी अलमारी और दराज को कैसे खोल सकती हो? सॉरी मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कि आपको ये बात इतनी बुरी लगेगी। अब इतना कहकर तानिया वहां से चली जाती है, लेकिन बबीता को ये बात अच्छी नहीं लगती है। इसी तरह अगले दिन सुबह बबीता घर के बाहर आती है, जहां वो पड़ोस की सावित्री को तेज फूट फूट कर रोते देखती है। अरे सावित्री, क्या हो गया? सुबह सुबह यूं घर की चौखट पर बैठकर रो क्यों रही है? इसे अपशगुन माना जाता है। बता, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अब सावित्री अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है अरे क्या बताऊं, बबीता, मेरी तो जिंदगी नरक हो गई है। पता नहीं किस अशुभ घड़ी में मैं इस घर में अपने बेटे के लिए अमीर बहू लेकर आई। तुझे पता है, आज के डेट में मेरी वो अमीर बहू मुझे कुत्ते की तरह घर में नचा रही है। और आज सुबह पता है उसने क्या किया? ओ गॉड मामी जी, इधर दीजिए खाने की थाली। अब कोई जरूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा खाना खाने की। इतना एक्स्ट्रा खाना खाकर आप करेंगे क्या? बस मुफ्त की रोटी तोड़नी है। अरे ऐसे क्यों कह रही हो बहू? अभी तो मेरा पेट भी नहीं भरा है और अपने ही घर के खाने को खाने के लिए मुझ पर पाबंदी लगा रही है। कौन सा घर? ये अब सिर्फ मेरा घर है, मेरा और मेरे पति का, क्योंकि इस घर का सारा खर्चा मेरे पति उठाते हैं। अब इतना कहकर इशिता सावित्री के आगे से खाने की थाली छीनकर रसोई में चली जाती है। वहीं सावित्री अपने आधे अधूरे भूख को पानी पीकर बुझाती है। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तेरी अमीर बहू तेरे साथ ऐसा कर रही है। आखिर किस बात की कमी दी है तूने उसको इस घर में? वही तो मैं यही सोच रही हूँ बबीता, कि मेरे इतने आलीशान घर में मैं एक अमीर बहू लेकर आई जो इस पूरे घर को संभालेगी, लेकिन उसने तो इस पूरे घर पर और मेरे बेटे पर कब्जा ही कर लिया। हे भगवान, मुझे तो पता नहीं था कि अमीर बहू ऐसी होती हैं, जो मुंह के आगे से खाना तक छीन लेती हैं। सच कहूँ तो मेरे भी एक अमीर बहू है। पता नहीं वो कब मुझे ऐसे दिन दिखा दे। नहीं, मुझे उसे दबाकर रखना होगा। आज तो वैसे भी उसने बिना पूछे ही मेरी अलमारी और दराज को खोलकर मेरी कीमती साड़ी और गहने तक निकाल लिए थे। सावित्री, तू खुद को संभाल और अपना हक अपनी बहू से मांग। मैं चलती हूँ। इतना कहकर बबीता घबराते हुए अपने घर में जाती है। वहीं सावित्री अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए एक चालाक लोमड़ी की तरह कहती है, अब आएगा मजा। मेरे घर में तो छोटी मोटी लड़ाई हुई थी, जिसे बड़ा चढ़ाकर मेरी बबीता को बताया। अब इसे भी लगेगा कि उसकी अमीर बहू भी उसके साथ वही सब करेगी जो मेरी बहू मेरे साथ कर रही है। और फिर उसके घर में भी आए दिन सास बहू के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, जैसे मेरे घर में होते हैं। और फिर मेरी तरह लोग बबीता के घर के भी मजे लेंगे। दूसरी तरफ बबीता गुस्से से घर में आती है, जहां वो देखती है कि उसकी अमीर बहू सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देख रही है। भाभी, पिज्जा मंगवाया क्या? बहुत मन कर रहा है पिज्जा खाने का। हाँ, क्यों नहीं, मंगवा लो। मेरा भी बड़ा मन कर रहा है पिज्जा खाने का। तानिया इतना बोलती ही है कि तभी वहां पर उसकी सास आती है और वो उसके हाथ से रिमोट छीनते हुए कहती है, बहुत मन कर रहा है तुम दोनों का पिज्जा खाने का, खिलाऊं अभी पिज्जा? अरे बहू, मेरी बेटी तो नादान है, लेकिन तू तो समझदार है। तू यहाँ बैठकर आराम से सोफा तोड़ रही है। इससे तो अच्छा होता कि तू रसोई में जाकर रसोई संभालती, गंदे कपड़ों को धोती और घर की साफ सफाई करती। यह सुनकर बबीता की बेटी कहती है, अरे मम्मी, आप फालतू में गुस्सा क्यों कर रही हो? भाभी ने तो ये सारे काम खत्म कर दिए हैं। बहू का काम कभी खत्म नहीं होता है। जा बहू, जाकर अपने और मेरे कमरे की साफ सफाई कर। कमरा बहुत गंदा हो रहा है। जी मम्मी जी। अब तानिया अपने कमरे में आकर अपने कमरे की सफाई करती है। उसके बाद वो अपनी सास के कमरे में जाती है और उनके कमरे में भी झाड़ू लगाकर बेडशीट ठीक कर देती है। अब रात को तानिया रसोई में सबके लिए रात का खाना बना रही होती है कि तभी तानिया को कुछ बाहर का स्पाइसी खाने का मन करता है। ओह गॉड, खाना तो सारा बन गया है, लेकिन मुझे स्पाइसी मंचूरियन और सोया चंक्स खाने का मन कर रहा है। एक काम करती हूँ, ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। मम्मी को भी तो मंचूरियन बहुत पसंद है।
अब तानिया बाहर से कुछ स्पाइसी खाना मंगा कर रख लेती है और फिर कुछ देर के बाद घर के खाने के साथ साथ बाहर के खाने को भी डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है, जिसे देखकर बबीता गुस्से से कहती है, ये सब क्या है बहू? जब घर में तूने इतना सारा खाना बना ही दिया था तो बाहर से खाना मंगाने की क्या जरूरत थी? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अरे क्या हो गया मम्मी, इतना गुस्सा कर रही हो? छोड़ो ना। हाँ मम्मी, आप बेवजह ही गुस्सा कर रही हो। अच्छा, अब तू बताएगा अपनी माँ को कि तेरी माँ बेवजह गुस्सा कर रही है या किसी वजह से? और बहू, तो इस घर में कुछ ज्यादा ही अपनी मर्जी की चीजें नहीं करने लग गई है। सुबह तूने मेरी अलमारी से एक कीमती साड़ी निकाल ली और फिर गहने भी, और अब तू बाहर से खाना मंगा रही है। क्या तेरा मुझसे पूछने का हक नहीं बनता? मम्मी जी, गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आपको इतना बुरा लगेगा। अच्छा, अब शांत हो जाओ और खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। अब सभी लोग चुपचाप खाना खाते हैं। वहीं अमीर तानिया समझ नहीं पाती कि अचानक से उसकी सास को उसके ऊपर हर बात पर गुस्सा क्यों आ रहा है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद एक दिन तानिया अपने कमरे में अपने पति से कहती है, सुनिए जी, शादी के 1 साल हो गए हैं, लेकिन हम अभी तक कहीं घूमने ही नहीं गए। आप मुझे कहीं घुमाने क्यों नहीं लेकर जाती? मेरा बहुत मन कर रहा है बाहर घूमने का। अच्छा ऐसा है, चलो कोई बात नहीं, मैं 1-2 दिन में मनाली की टिकट बुक कराता हूँ, तुम तब तक शॉपिंग कर लो। सच में? मेरी कसम? हाँ, तुम्हारी कसम। अब तानिया बहुत खुश होती है और अगले दिन वो मॉल जाकर ढेर सारी शॉपिंग करती है। वो शॉपिंग करके तानिया जब घर आती है तो तानिया की सास ये सब देखकर भड़कते हुए कहती है, ये सब क्या है बहू? तुझे कल ही समझाया था कि फालतू के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगता है तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। अब तानिया घबरा कर, मम्मी, ये लास्ट शॉपिंग है, इसके बाद मैं कोई शॉपिंग नहीं करूंगी। और देखिए ना, मैंने आपके लिए भी कुछ लिया है, मैं दिखाऊं? कोई जरूरत नहीं है कुछ दिखाने की, अब मैं सब समझती हूँ। ये जितना भी तूने मेरे पैसों में आग लगाया है ना, इसकी भरपाई करने के लिए तूने ये छोटे मोटे गिफ्ट खरीद लिए हैं मेरे लिए, ताकि मैं तुझे कुछ न कहूँ। मुझे पता है तुम जैसी अमीर लड़कियां कितनी चालाक होती हैं। अब अपनी सास के मुंह से यह सब सुनकर तानिया अपनी सास को कुछ नहीं कहती और चुपचाप कमरे में चली जाती है। अब 2 दिन बाद तानिया अपने हस्बैंड के साथ पूरी पैकिंग के साथ जब मनाली के लिए निकल रही होती है तो ये देखकर बबीता के होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या है बेटा? तू कहाँ जा रहा है इतना बड़ा सूटकेस लेकर? मुझे कुछ बताएगा कि नहीं, या इसने तुझे बताने के लिए मना किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मम्मी। तानिया, मम्मी को कुछ बताया नहीं तुमने? जी, मैं बताने ही वाली थी, लेकिन उस दिन मम्मी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मम्मी, हम दोनों मनाली जा रहे हैं घूमने। अच्छा, मुझसे बिना पूछे तू मेरे बेटे के साथ मनाली घूमने का प्लान बना चुकी है। क्या तुझे ये बात मुझे बताना जरूरी नहीं लगा, या तो इस घर में खुद को मालकिन समझने लगी है? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा ही है, तो जैसी अमीर घर की लड़कियां पहले अमीर घर की बहू बनती हैं और फिर उस अमीर घर पर कब्जा करके उस घर को अपने इशारों पर नचाने लगती हैं। लेकिन भूलना मत, मैं ये चीज इस घर में कभी नहीं होने दूंगी। बेटा, तू कहीं नहीं जा रहा, सामान को वापस कमरे में रख कर आ। ठीक है माँ, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तानिया, तुम सूटकेस को कमरे में रख दो और मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। अब तानिया ये सब सुनकर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी सास ये सब क्यों कर रही है। अब नम आंखों से सूटकेस लेकर तानिया कमरे में जाती है और सारे कपड़ों को निकाल कर अपने अलमारी में सेट कर देती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन बबीता के घर में एक लग्जरी पार्टी का इन्विटेशन आता है। अरे भाभी, आप ऐसी मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हैं? चलिए ना, शॉपिंग पर चलते हैं। वैसे भी आज हमें जिस पार्टी में जाना है वो पार्टी बहुत ही ज्यादा लग्जरी और एक्सपेंसिव है। कपड़े तो मुझे भी लेने हैं, चलो चलते हैं, कुछ डिजाइनर खरीदेंगे। अब तानिया इतना कहती ही है कि तभी बबीता वहां आकर, तुझे क्या जरूरत है बहू कपड़े लेने की? तेरे पास तो बहुत कपड़े हैं ना, अभी कुछ हफ्ते पहले ही तो तूने इतनी शॉपिंग की है। अरे मम्मी, तो क्या हो गया? वैसे भी भाभी अमीर घर से हैं, इनकी तो आदत होगी हर दिन नए कपड़े पहनने की। हाँ, आदत होगी इसकी, क्योंकि ये अमीर है, लेकिन इसकी ये अमीरी यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ वही चलेगा जो मैं बोलूंगी। बहू, तू नहीं जाएगी शॉपिंग पर सिर्फ मेरी बेटी जाएगी। ठीक है मम्मी जी, जैसी आपकी मर्जी। अरे ये तो सरासर गलत है मम्मी, आप ऐसा क्यों कर रही हो भाभी के साथ? तू अपना मुंह बंद कर, वरना तुझे भी नहीं जाने दूंगी कहीं। अब नेहा चुप हो जाती है और तानिया अपने कमरे में चली जाती है। अब शाम को पूरा परिवार तैयार होकर पार्टी में पहुंचता है। अब कुछ देर बाद तानिया डीजे पर डांस करने जाती है कि तभी बबीता उसके हाथों को कसकर खींचते हुए कहती है, बहू, तुम यहाँ पारिवारिक पार्टी में आई हो, तुम्हें इस तरीके से नाचने की क्या जरूरत है? सॉरी मम्मी जी, वो बस मेरा थोड़ा सा डांस करने का मन कर रहा था तो मैंने डांस कर लिया, लेकिन अब नहीं करूंगी। अब
इसके बाद तानिया अपने पति के साथ नॉर्मल पिक्चर क्लिक कर रही होती है, जिसे देखकर बबीता फिर से उसके हाथ से फोन छीनते हुए कहती है, हे भगवान, कैसे मेरे बेटे के साथ चिपक चिपक कर फोटो खिंचवा रही है। इसके तो नखरे ही बढ़ते जा रहे हैं और मेरा बेटा जोरू का गुलाम इस तरह इसके सारे नखरे उठाता रहता है। ये सब सुनकर अजीत को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी का स्टैंड लेते हुए कहता है, मम्मी ये सब क्या है? हर चीज में ही आप मेरी वाइफ को टोकती रोकती रहती हो, और हाँ, आप तो कोई नखरे उठाती नहीं हो मेरी पत्नी के, तो मैं ही उठाऊंगा ना। अब समझ रही हूँ मैं, ये लड़की तुझे अपने बस में कर रही है, तभी आज पहली बार तूने मुझे पलटकर जवाब दिया है। माँ आपको क्या हो गया है? आप क्यों बेवजह तमाशा बना रही हो? तानिया ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। मम्मी जी आप गलत समझ रही हैं। मैं आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती और न ही मैंने आपके बेटे को अपने काबू में किया है। अरे क्या हो गया? तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे हो? क्या हुआ? अब क्या बोल दिया मम्मी ने? कुछ नहीं हुआ, चलो यहाँ से। अब बबीता का पूरा परिवार गुस्से से पार्टी से घर आ जाता है और गुस्से से सब लोग बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। अब इसी तरह बबीता दिन पर दिन अपनी अमीर बहू को तकलीफ पहुंचाने लगती है। तानिया भी कुछ समझ नहीं पाती है कि उसकी सास उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। अब इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और एक दिन बबीता अपने पति से अपने बेडरूम में कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपने छोटे बेटे कौशल की भी शादी कर दूं। आहा, तो इसमें दिक्कत क्या है? हमारी ही तरह कोई अच्छी अमीर परिवार की लड़की ढूंढ कर तुम छोटे बेटे की शादी कर लो। एक मिनट रुकिए, एक अमीर बहू इस घर में कम है क्या जो आपको दूसरी भी अमीर बहू ही चाहिए? अरे आपको पता है कि अमीर बहू बहुत चालाक होती है। वो घर पर कब्जा कर लेती है और परिवार के सदस्यों को उंगली पर नचाती है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में दूसरी बहू भी अमीर ही आए। मैं अब अपने छोटे बेटे की शादी गरीब घर की लड़की से ही करूंगी और बड़े ही नाज से उसके नखरे उठाऊंगी ताकि वो सिर्फ मेरे ही गुड़ गाए। अरे ये कैसी बातें कर रही हो बबीता? तुम्हें क्या हो गया है? हमारी अमीर बहू ऐसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें गरीब घर की ही लड़की लानी है तो इस घर में तो ले आओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब अगले दिन बबीता अपने घर में पंडित को बुलाती है और पंडित से एक गरीब घर की लड़की का रिश्ता लेती है। ये लड़की तो बहुत ही गरीब घर की लग रही है पंडित जी, और सुंदर भी ये काफी है। दूसरी तरफ तानिया ये सब देखकर, हे भगवान, ये मम्मी जी देवर जी के लिए गरीब घर की लड़कियां क्यों ढूंढ रही हैं? आखिर हम लोग तो बहुत अमीर घर से हैं। मामी जी आप गरीब घर की लड़की का रिश्ता क्यों ढूंढ रही हैं देवर जी के लिए? क्या ये लड़की हमारे स्टैंडर्ड से मैच होगी? ये सुनकर बबीता गुस्से से कहती है, तुम्हारे जैसी एक अमीर लड़की इस घर में आ गई है, क्या वो कम है? और दूसरी बात, तुम होती कौन हो मेरे इस फैसले में दखलंदाजी देने वाली? मुझे जिस लड़की को इस घर में लाना होगा मैं उसी लड़की को लेकर आऊंगी। अपने गरीब लड़की का रिश्ता मिलते ही अगले ही दिन बबीता अपने परिवार वालों के साथ उस गरीब घर की लड़की के घर पहुंचती है। अरे आप लोग आ गए, आइए आइए बैठिए। जी आपकी लड़की कहाँ है? उसे भी बुलाइए ना। जी मैं बुलाती हूँ। साक्षी, साक्षी बेटा बाहर आओ। अब गरीब साक्षी साधारण कपड़ों में लड़के वालों के पास आती है, जिसे देखकर तानिया, ये भगवानी लड़की तो जरूरत से ज्यादा ही गरीब है। और क्या सच में ये इतनी ही मासूम है जितना मासूम इसका चेहरा है? लड़की तो आपकी बहुत ही खूबसूरत है सुषमा जी, मुझे रिश्ता पसंद है। कौशल बेटा तुम्हें पसंद है लड़की? हाँ माँ, मुझे भी लड़की पसंद है। अब कुछ देर बाद लड़के वाले रिश्ता फिक्स करके वहां से लौट जाते हैं और फिर कुछ ही हफ्तों में पूरी विधि विधान के साथ बबीता अपने बेटे कौशल की शादी एक गरीब घर की लड़की से करवा देती है। जिसके बाद साक्षी शादी करके अपने ससुराल आती है, जहां बड़े ही प्यार से उसका गृह प्रवेश होता है। आओ बहुरानी, इस कलश को गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। अब गरीब साक्षी कलश गिराकर घर में गृह प्रवेश करती है और घर में घुसते ही गरीब साक्षी की आंखें अपने आलीशान ससुराल को देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, मेरा ससुराल इतना आलीशान है, आखिर मेरी सास ने क्या सोचकर मुझे इसी गरीब को अपनी इस आलीशान घर की बहू बनाया है? कहाँ खो गई छोटी भाभी? चलिए आराम कर लीजिए। हाँ हाँ बहू, जाओ आराम करो, तुम थक गई होगी। अब साक्षी अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन बबीता प्यार से अपने हाथों में महंगी साड़ी और अपने कीमती गहनों को लेकर गरीब बहू के कमरे में जाती है। ये लो बहू, ये कीमती साड़ी और गहने पहनकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। हे भगवान, इतनी महंगी साड़ी मैं पहनूंगी? ऐसी साड़ी तो मैंने जिंदगी में कभी देखी नहीं माँ जी। दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ी तानिया ये सब देखकर, अरे ये तो वही साड़ी है जिसे एक बार मैंने पहना था और मम्मी जी गुस्सा हो गई थी, लेकिन आज वही साड़ी मम्मी जी खुशी खुशी इस गरीब लड़की को दे रही हैं पहनने के लिए। अब कुछ देर बाद गरीब साक्षी वो कीमती साड़ी पहने और सुंदर मेकअप करके मेहमानों के सामने आती है। तभी सावित्री कहती है, बबीता सुनने में आया है तेरी छोटी बहू गरीब घर से है। इतनी अमीर है फिर भी ऐसे गरीब बहू क्यों लेकर आए हैं? तो अपने घर में तुझे कोई अमीर घर की लड़की नहीं मिली क्या?
ऐसा कुछ नहीं है, अमीर लड़कियां तो बहुत मिल रही थी, लेकिन मैं जानबूझकर अपने घर में दूसरी बहू गरीब ही लेकर आई हूँ और मैं इसी के नखरे नाजों से उठाऊंगी। क्या बात है बबीता, तेरी जैसी सास तो सबको मिले जो गरीब बहू से इतना प्यार कर रही है। हे भगवान, इस गरीब लड़की ने ऐसा जादू क्या कर दिया है मम्मी जी के ऊपर जो मम्मी जी इस गरीब लड़की के नखरे उठाने की बात कर रही है। अब कुछ देर बाद मेहमान वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद साक्षी बड़ी ही खूबसूरती से अपनी पहली रसोई करने के लिए रसोई में जाती है कि तभी पीछे से बबीता आती है। अरे बहू, तो रसोई में क्यों आ गई? अभी तो तेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है। हाँ मम्मी जी, मेहंदी तो नहीं छोटी है, पर ये मेरा ससुराल है, मायका थोड़ी जो यहाँ आप लोग मेरे नखरे उठाएंगे। यहाँ तो मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा ना। किसने कहा तुझे ये सब? अरे तेरी सास है ना, मैं उठाऊंगी ना तेरे नखरे। अच्छा, मैं सारा खाना बाहर से मंगा देती हूँ और तू बस उन खानों को थोड़ा थोड़ा छूकर रखती हो जाएगी उसी में तेरी पहली रसोई। तभी पीछे से आती तानिया ये सब सुनकर। पर मम्मी जी, पहली रसोई तो इन्हें अपने हाथों से ही बनाना चाहिए और फिर बाहर से खाना आएगा तो पैसे बर्बाद नहीं होंगे। अरे तो होने दे बर्बाद, मैं अपनी गरीब बहू के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अब कुछ देर बाद बाहर से खाना आता है, जिसे साक्षी अपने हाथों से छूकर प्लेट में सर्व करती है, जिसे सभी लोग खाना खाते हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद बबीता खुद अपनी गरीब बहू के लिए मनाली की टिकट बुक करती है। छोटी बहू, चल हम लोग शॉपिंग पर चलते हैं। मैंने तेरे और कौशल की टिकट बुक कर दी है मनाली की। तुम दोनों कुछ हफ्तों के लिए बाहर घूमने चले जाओ। क्यों कौशल, ठीक रहेगा ना? हाँ माँ, जब आपने प्लान बनाया है इतने प्यार से तो सब ठीक ही रहेगा। वहीं सीढ़ियों पर खड़ी तानिया ये सब सुनकर फौरन अपने कमरे में जाती है और अपने पति से कहती है, अजीत, ये सब क्या है? तुम्हें याद है जब हमें मनाली का प्लान बनाया था तो कैसे मामी जी ने गुस्सा में सारा प्लान खराब कर दिया था, लेकिन आज वो खुद अपने आप टिकट बुक करके मेरी गरीब देवरानी और तुम्हारे छोटे भाई को हनीमून पर भेज रही हैं। यह सब सुनकर अजीत गुस्से से अपनी माँ के पास आता है। माँ, अगर छोटे भाई की मनाली की टिकट बुक की है तो मेरी भी कीजिए, क्योंकि अभी तक हम भी कहीं घूमने नहीं गए हैं। अरे तुझे घूमने की क्या जरूरत है? शादी से पहले तेरी अमीर पत्नी तो घूमती ही होगी, लेकिन ये तो गरीब घर से है, ये बेचारी कहीं कहाँ घूमने गई होगी, इसे जाने दे। अरे मम्मी, तो दोनों ही भाभी बराबर ही हैं, आप दोनों को एक साथ भेज दो। अरे नहीं नहीं, मैं सिर्फ अपनी गरीब बहू के नखरे उठाऊंगी क्योंकि उसने ये सब कभी देखा ही नहीं होगा, और अगर मैं इस गरीब के लिए कुछ करूंगी तो ये हमेशा मेरे लिए वफादार रहेगी। लेकिन यही चीज अगर मैंने अपनी अमीर बहू के लिए किया तो मेरी अमीर बहू इस चीज का फायदा उठाकर मेरे ही सर पर बैठेगी, नाचेगी और फिर इस पूरे घर पर कब्जा कर लेगी। मम्मी, अगर आपको मुझे कहीं नहीं भेजना तो मत भेजो, लेकिन मेरी वाइफ के ऊपर ये घटिया एलिगेंस मत लगाओ। अब गुस्से से अजीत वहां से चला जाता है। इसके बाद तानिया भी चुप हो जाती है। वहीं साक्षी अपनी सास के साथ शाम को एक बड़े से मॉल में जाकर ढेर सारी शॉपिंग करती है और फिर 2 दिन बाद वो अपने पति के साथ मनाली के लिए निकल जाती है। साक्षी मनाली में पहाड़ों पर घूमती है, अपने पति के साथ चटपटी मैगी खाती है, फोटो खिंचवाती है और कुछ हफ्ते का समय बिताकर मनाली से घर लौट आती है। अब धीरे धीरे साक्षी को अपनी सास से मिल रहे प्यार का घमंड होने लगता है और वो अपनी जेठानी को नीचा दिखाने लगती है। जेठानी जी देखिए, आज मैं मम्मी जी के कमरे में गई थी और उनकी अलमारी में मुझे ही डायमंड की एक अंगूठी पसंद आ गई और मैंने बस बोला कि मुझे ये बहुत पसंद है। बस इतने में ही मम्मी जी ने बड़े ही प्यार से मेरे नखरों को उठाते हुए इस अंगूठी को निकाला और मेरे हाथ में पहना दिया। क्या आज तक आपको मिली है ऐसी अंगूठी? नहीं देवरानी जी, मुझे ये सब कभी नहीं मिला और मुझे चाहिए भी नहीं। आखिर मैं अमीर घर की लड़की हूँ, मुझे फ्री में कोई चीज लेना पसंद नहीं है। समझ गई जेठानी जी, आप मुझे मेरी गरीबी का ताना मार रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, गरीबी सही लेकिन मम्मी जी नखरे तो मेरे ही उठाती है ना। अब ये सुनकर तानिया को गुस्सा आता है और वो दांत पीसती हुई वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं कि तभी एक दिन राजेश पार्टी का इनविटेशन कार्ड लेकर, अरे आज रात को हम सबको पार्टी में जाना है, मल्होत्रा परिवार की पार्टी है, एक्सपेंसिव पार्टी है, तो सब लोग अच्छे से रेडी होना। ओह माय गॉड, मजा आने वाला है आज की रात तो। तभी बबीता कहती है, चलो सब शॉपिंग पर चलते हैं। अब बबीता सबको लेकर शॉपिंग मॉल में आती है। छोटी बहू, कुछ पसंद आए तो शर्माना मत, तुम्हारी सास तुम्हारी पसंद के सारे कपड़े तुम्हें दिलवाएगी। जी मम्मी जी। अब बबीता सारी एक्सपेंसिव कपड़े अपने गरीब बहू को दिलाती है। तभी तानिया कहती है, मम्मी जी मैं देख रही हूँ आप सिर्फ देवरानी जी को ही महंगे कपड़े दिला रही हैं, मतलब वो जिन कपड़ों पर हाथ रख रही हैं आप वही कपड़े उन्हें दिला रही हैं, उनकी सारी नखरे पूरे कर रही हैं, लेकिन मुझे अभी तक कुछ नहीं दिलाया आपने। तुझे कपड़े में क्यों दिलाऊं? तू खुद एक अमीर घर की लड़की है, तेरे पास पैसे नहीं है, जा खुद खरीद ले। अरे माँ, भाभी, अच्छा रुको मैं देती हूँ पैसे, मम्मी तो कहीं भी शुरू हो जाती हैं। अब मैं मम्मी जी को कैसे बताऊं कि मैंने अपनी सारी सेविंग इन्हीं के बेटे को दे दिया है, क्योंकि उनका कंपनी में काफी लॉस हो गया था।
नहीं नेहा, रहने दो, मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उतने में ही ले लूंगी। हाँ हाँ, एक बार फिर से मेरी अमीर जेठानी की बेइज्जती हो गई। अब इसी तरह शाम को बबीता का पूरा परिवार तैयार होकर पार्टी में पहुंचता है। तभी साक्षी, मम्मी जी, मुझे डीजे पर डांस करना है और फोटोशूट भी करवाना है। क्या मेरे ये नखरे ससुराल में पूरे हो सकते हैं? हाँ बहू, क्यों नहीं, मैं करूंगी ना तेरे नखरे पूरे। अब साक्षी जी भरकर डीजे पर डांस करती है, फोटोग्राफर से अपनी फोटो शूट करवाती है। वहीं तानिया, हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मम्मी जी इस गरीब लड़की को डीजे पर नाचने दे रही हैं और फोटो भी खिंचवाने दे रही हैं। यही चीज जब मैं करती थी तो मम्मी जी मुझसे झगड़ा करती थी। आखिर ऐसी क्या वजह है जो मम्मी जी इसके सारे नखरे उठा रही है? अब तानिया ये सब देखकर बहुत मायूस हो रही होती है और उसकी ये मायूसी उसकी नंद, उसके ससुर और उसका पति देख लेते हैं। और फिर जब पार्टी खत्म करके पूरा परिवार घर आता है तो राजेश, बबीता ये सब क्या है? मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों ही बहू के साथ बहुत भेदभाव कर रही हो। हाँ मम्मी, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि आप सारे नखरे सिर्फ हमारी गरीब भाभी के ही पूरे कर रही हो और छोटी भाभी हर चीज के लिए तरस रही है। मम्मी जवाब दीजिए, मैं भी जानना चाहता हूँ ये सब। अरे तुम लोगों की दिक्कत क्या है? अगर मैं गरीब बहू के नखरे उठा रही हूँ तो, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि एक दिन मैं भी अमीर बहू के षड्यंत्र में फंस जाऊं और घर के चौखट पर बैठकर फूट फूट कर रो, क्योंकि अमीर बहू बहुत चालाक होती है। मैंने देखा है सावित्री की अमीर बहू को जो उसके मुंह से निवाला तक छीन लेती है। ये क्या बकवास करी जा रही हो मम्मी आप? मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। अब ये सब सुनकर तानिया की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मम्मी जी, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? अगर आपको मेरे नखरे नहीं उठाने तो मत उठाइए, पर मेरे ऊपर ये झूठे घटिया इल्जाम तो मत लगाइए। मैंने आज तक इस घर को और इस घर के सदस्य के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। मम्मी जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए जेठानी जी की आंखों में आंसू गिर रहे हैं। तुम अपना मुंह बंद करो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ भी वही सब करूं जो इसके साथ कर रही हूँ। अब ये सुनकर गरीब साक्षी चुप हो जाती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन साक्षी अपनी गरीब माँ को वीडियो कॉल करती है और अपना पूरा कमरा दिखाती है। बाप रे, मेरी गरीब बेटी तो अपने ससुराल में राज कर रही है। बदन पर सोने के गहने लदे हुए हैं, साड़ी भी महंगी लगती है। अरे अगर इतना ही अमीर है तेरा ससुराल तो थोड़ा सा माल पानी अपनी गरीब माँ बाप को भी दे दे। हाँ माँ, मैं सोचती रही हूँ, मौका लगते ही मैं कुछ न कुछ आप लोगों के लिए भी लेकर जरूर आऊंगी। चलिए अब मैं फोन रखती हूँ। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन साक्षी आधी रात को अपनी सास के कमरे में जाकर तिजोरी से पैसे और गहने चुराकर एक बैग में भरकर अपने कमरे में ले आती है। और अगले दिन बबीता घर में हड़कंप मचाती हुई तिजोरी के सामने खड़ी होकर, हे भगवान, मेरी तिजोरी के पैसे कहाँ गए? मैंने इतने सारे पैसे रखे थे इसके अंदर और अभी एक भी नहीं है, और इसमें गहने भी थे वो भी नहीं है। सच सच बता बड़ी बहू, ये सब तूने किया है ना? नहीं मम्मी जी, मैं तो आपके कमरे में आती भी नहीं हूँ। मम्मी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? वो खुद इतनी अमीर है, उसको आपके पैसे चुराने की क्या जरूरत पड़ेगी? देख अजीत, मेरी गरीब बहू ऐसा नहीं कर सकती। ये सब तेरी अमीर पत्नी ने ही किया है, क्योंकि वो जलती है मुझसे और मेरी गरीब बहू से, क्योंकि मैं सारे पैसे उस पर खर्च करती हूँ और उसके नखरे पूरे करती हूँ। मम्मी जी, अब तो मुझे भी लग रहा है कि ये सब जेठानी जी ने ही किया है। अब बबीता तानिया के कमरे की तलाशी लेती है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। अब बबीता एक बार भी अपने गरीब बहू के कमरे को चेक नहीं करती। धीरे धीरे ये बात ठंडी हो जाती है, लेकिन तानिया उसका दिमाग ठंडा नहीं होता। और फिर कुछ दिन बाद एक रात राजेश की कंपनी के पैसे घर से चोरी हो जाते हैं। बबीता कहाँ हो तुम? मैंने अपने कमरे में 5 लाख रुपए रखे थे, वो पैसे कहाँ गई? मुझे क्या पता, पक्का इस अमीर बहू ने ही कुछ किया होगा। नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया है। आप हर बार मुझ पर इल्जाम मत लगाया कीजिए, मैं कोई चोर नहीं हूँ। अब फिर से सबके कमरे की तलाशी होती है, लेकिन राजेश के पैसे कहीं नहीं मिलते। इसी तरह 1 से 2 दिन गुजरते हैं और एक रात साक्षी गरीब अपने कमरे में अपनी माँ से बात कर रही होती है। माँ, मैं जल्द आपसे मिलने आ रही हूँ, और सुनो, पैसों का बहुत अच्छा खासा इंतजाम हो गया है। सच में? वैसे कितने पैसे लेकर आ रही है? माँ, इतने पैसे लेकर आ रही हूँ, आप कम से कम 4, 5, 6 साल तो आराम से खाओगी बिना किसी मेहनत के। अच्छा सुन, किसी को कुछ पता नहीं चला कि तू पैसे चुरा रही है? नहीं माँ, सारा इल्जाम तो बस मेरी अमीर जेठानी के सर पर आ जाता है। अच्छा ठीक है, अब 1-2 दिन में मैं आपसे मिलने आऊंगी, तब जी भरकर बताऊंगी सब कुछ। अब 2 दिन बाद साक्षी बैग लेकर अपने मायके जा रही होती है। बहुत सारा सामान रख लिया ना बैग में? और सुनो, ध्यान से जाना, कोई दिक्कत हो तो फोन कर देना। हाँ साक्षी, कोई टेंशन मत लेना। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आराम से चली जाऊंगी। अब साक्षी बैग लेकर घर से अपने मायके के लिए रवाना हो जाती है कि तभी बस स्टॉप पर उसे अपने बैग का वजन काफी हल्का महसूस होता है। अरे ये बैग इतना हल्का क्यों हो रहा है? कहीं मैंने गलती से कोई दूसरा बैग तो नहीं ले लिया? अब साक्षी फौरन बैग खोलती है, जिसमें कपड़ों के सिवा कुछ नहीं होता।
अरे ये तो वो बैग है ही नहीं जिसमें मैंने लाखों के गहने और जेवरात रखे थे। दूसरी तरफ तानिया साक्षी का वही बैग लेकर खड़ी होती है। अरे बड़ी बहू, ये तो छोटी बहू का बैग है ना, तो तूने क्यों ले रखा है? बेचारी का इसमें कितना जरूरी सामान होगा। हाँ मम्मी जी, इसमें उसका बहुत जरूरी सामान है, इसलिए तो मैंने ये बैग उन्हें लेकर जाने नहीं दिया। अब पर मैं ये चाहती हूँ कि आप ये सभी जरूरी सामान को एक बार खुद जरूर देखें। क्या हुआ बहू, ऐसा क्या है इसमें? हाँ, कोई बात है क्या तानिया? अब बबीता घबराकर बैग का चेन खोलती है जिसमें लाखों रुपए और गहने पड़े हुए होते हैं। अरे ये पैसे और ये कीमती गहने, ये सब यहाँ? अब बबीता इतना कहती ही है कि तभी वहां पर साक्षी आती है, जिसे देखकर तानिया आ गई देवरानी जी, आपका ही इंतजार था। क्या हुआ, अपना कीमती सामान आप यहीं भूल गई थी क्या? ये सब क्या चल रहा है? और छोटी बहू, तुम्हारे बैग में इतने कीमती गहने और पैसे कहाँ से आए? अब ये सब सुनकर गरीब साक्षी के माथे से टप टप पसीना चूने लगता है। मामी जी, मुझे लगता है इसका जवाब इनके मुंह से तो निकलेगा नहीं, इसलिए मैं ही बताती हूँ। सच तो ये है कि ये सारे गहने और पैसे आपकी ये गरीब बहू यहाँ से चुरा कर अपने मायके वालों के लिए ले जा रही थी। क्या छोटी बहू, क्या ये सब सच है? साक्षी जवाब दो, क्या ये सब कुछ सच है? नहीं जेठानी जी, झूठ बोल रही है, क्योंकि वो मुझे चलती है। अब ये सुनकर तानिया फौरन अपने फोन में एक वीडियो ओपन करती है। मुझे पता था देवरानी जी, आप इतनी आसानी से सच कबूल नहीं करेंगी, इसलिए उस दिन जब आप अपनी माँ से बात कर रही थी तो दरवाजे पर खड़े होकर मैंने आपकी सारी वीडियो बना ली थी। देखिए मम्मी, ये रही इनकी सच्चाई। अब एक एक करके घर के सभी सदस्य वो वीडियो देखते हैं जिसमें साक्षी साफ शब्दों में कह रही होती है कि वो सारे पैसे चुराकर अपनी माँ को दे देगी। हे प्रभु, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें इतने प्यार से रखा, तुम्हारे सारे नखरे उठाए, उसके बाद भी तुमने मेरी ही पीठ के पीछे छुरा भौंका। तुम मेरे साथ ये विश्वासघात कैसे कर सकती हो? विश्वासघात तो करेगी ही, क्योंकि आज से पहले इसने इतना पैसा, इतनी दौलत कभी नहीं देखा था, तो इसकी नियत में ये गद्दारी करना तो लाजमी है। लेकिन मम्मी, अब आपको तो ये एहसास हो गया होगा ना कि आप जिस अमीर बहू को गलत समझ रही थी वही आपकी सगी थी, और जिस गरीब को आपने सर पर बिठाया उसी ने आपके साथ विश्वासघात किया। अब बबीता शर्मिंदगी के साथ कहती है, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और इस गद्दार लड़की का मुझे चेहरा भी देखने का मन नहीं कर रहा। बड़ी बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें लालची, चोर, मक्कार, चालाक न जाने क्या क्या कहा, लेकिन उसके बाद भी तुमने मुझे पलटकर ना तो कभी कोई जवाब दिया और ना ही मेरे साथ कुछ गलत किया। और आज तुम अपनी ईमानदारी से ही इस गद्दार लड़की की सच्चाई भी सबके सामने लेकर आई हो। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। माँ, मैं इसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ पहुंची है। अब ये सुनकर गरीब साक्षी थर थर कांपते हुए घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, नहीं, मुझ गरीब के साथ ऐसा मत कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे बस एक बार आखिरी मौका दे दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। अरे कैसा आखिरी मौका, चली जा यहाँ से, मुझे तुझसे नफरत हो रही है। माँ, जाएगी तो ये जेल में। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं लालच में आ गई थी, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए, बस एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब तानिया बड़ी ही मासूमियत से साक्षी को उठाती है और उसके आंसू पोंछती है। मम्मी, अगर साक्षी को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आप भगवान के लिए उसे भी माफ कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कि साक्षी अब कभी ये कदम दोबारा उठाएगी। अब तानिया के कहने पर घर के सभी सदस्य साक्षी की गलतियों को माफ कर देते हैं और इस दिन के बाद से बबीता खुशी खुशी अपनी दोनों ही बहू को अपना लेती है और उनके साथ प्यार से रहने लगती है।